देखो हम लोग आज चोल साम्राज्य पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? इससे पहले हमने पढ़ा क्या क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा है चेर और पांड्य, है ना। अभी देखो यहाँ से होगा कन्फ्यूजन स्टार्ट। चोल के बारे में तुम लोगों ने सुना तो होगा, पांड्य नहीं सुना होगा कंफर्म है, और ना ही तुमने चेर सुना होगा इससे पहले, ऐसा मुझे लगता है। कहीं नहीं सुना होगा, पर चोल जरूर सुना होगा, कहीं ना कहीं से तुमने सुना होगा, है ना। और वही हमको पढ़ना है। ये मतलब इसको सुनने का कारण क्या है कि बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत महान होते हैं अपने आप में, तो ये वही हैं, अपने आप में महान है ना, ब्रांडेड चीज़। अच्छा, इनके बारे में हमने बताया था तुमको, एक मूवी आने वाली है, किसी को याद था? एक मूवी PS1 पोन्नई सेल्वम 1 आ चुकी है परसों, ठीक है, परसों रिलीज हो चुकी है। तो तुम लोग अगर समय निकाल के उसको देख पाओ, हाँ वह पायरेटेड डाउनलोड नहीं करना होता है। अगर पायरेटेड डाउनलोड करो भी तो वीडियो के सामने बताना नहीं होता कि हम पायरेटेड डाउनलोड किए हैं, वरना पुलिस उठा ले जाएगी, ठीक है। तो बताना नहीं होता है, सबको जा करके हॉल टिकट लेना होता है और वहाँ जा करके देखना होता है। ये मूवी देखने का ऑथेंटिक तरीका होता है, ठीक है। तो सब लोग देख लेना। तो चोल साम्राज्य तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओगे। जैसे मोहनजोदड़ो के बाद तुमको बताया तो तुमने थोड़ा थोड़ा रिलेट किया। अभी आगे जब मुगल उगल पढ़ोगे तो उसके लिए एक वेब सीरीज आई है द एम्पायर, वो देखोगे तो बाबर वाबर तुमको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कहाँ से शुरुआत हुई है ना। अच्छे तुमको देखो इतना बढ़िया बताते हैं, मूवी वगैरह देखने बताते हैं। ऐसा कोई टीचर होगा तो बताएगा कि भैया मूवी देखो? कोई नहीं बताएगा। कौन बताएगा? हैं हम बताएंगे। देखो हर चीज़ का तुम्हारा ख्याल रखते हैं, क्या क्या ख्याल रखें तुम्हारे बारे में, है। चलो अच्छा बताओ, चोल का अर्थ क्या होता है? क्या अर्थ होता है चोल का? अच्छा, चेर का बता सकते हो? चेर जो इन तीनों संगम काल में था, संगम काल में, बातें नहीं करो, ये इधर क्या था? ये इधर था चेर, यही तो था, कई बातें नहीं। इधर ये क्या था? पांड्य, और इसके इधर ये क्या हो जाएगा? ये चोल है, यही तो चोल है। तो ये वाला साम्राज्य क्या कहलाएगा? ये चोल कहलाएगा। इसके इधर क्या था? चेर। चेर सबसे पुराना था। इन तीनों में सबसे पुराना कौन है? चेर। ये तीनों के तीनों किस नदी के किनारे हैं? कृष्णा नदी के किनारे। इधर कौन नदी होगी? कृष्णा। तो कृष्णा नदी के पार में दक्षिण में कौन से होंगे? तीन साम्राज्य होंगे जिनका नाम है चेर, पांड्य और चोल। चेर सबसे पुराना है, इसको केरल पुत्र भी कहते हैं। अशोक ने अपने स्तंभ में इसको क्या कहा? केरल पुत्र कहा, है ना, अपना अभिलेख लिखवाया उसमें। फिर बात करते हैं पांड्य। ये तो प्राचीन थे ही, चेर वाले प्राचीन थे, लेकिन पांड्य वालों ने अपने आप को कहा कि हम सबसे प्राचीन हैं, क्योंकि पांड्य का अर्थ क्या होता है? सबसे प्राचीन। अब बात करते हैं चोल। तो चोल का अर्थ क्या होता है? तमिल भाषा है। चोल का अर्थ क्या होता है इसमें? इसका मतलब होता है नया देश। क्या होता है? नया देश, है ना। नए देश से तुमको क्या मिलेगा? चोल के बारे में तुमने सुना क्या है? हाँ सुना सबने, है ना। सब लोग कहते हैं हाँ सुना है थोड़ा थोड़ा। क्या सुना क्या है वो बताओ हमको। अच्छा, राजेंद्र चोल सुना है तुमने, है ना। हाँ, चोल शासकों ने क्या बनवाया? बृहदेश्वर मंदिर बनाया। तुमको पता है रामेश्वरम में जो एक मूर्ति है विष्णु जी की, वो मूर्ति फिकवा दी गई थी समुद्र में, फिर उसको रामानुजाचार्य आए उठवा करके फिर से रामेश्वरम में रखवाया, है ना। ऐसे ऐसे खच्चर शासक भी होते रहते थे, है ना। तो मामला चलता रहता था। अभी तुम देखो कि बहुत बड़ी मूर्ति विशाल का विष्णु जी की, बहुत बड़ी मूर्ति रामेश्वरम। कोई लोग गए हो रामेश्वरम? जाना कभी, बहुत बेहतरीन मंदिर है ना। सबसे साउथ में वही तुमको मिलेगा, तमिलनाडु में, उधर जाओगे, ठीक है। तो अभी चोल की बात करते हैं, मंदिर वगैरह की बात नहीं करते हैं। ऊपर थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसमें वीडियो में दिख नहीं रहा है, तो लोग समझ लेना, है ना। ये क्या लिखा है? ये लिखा है चोल, लिखा है अर्थ, ये लिखा है नया देश, ठीक है ना। अब बताओ हमको चोल के बारे में, चोल की राजधानी कहाँ पे होगी? सबको चोल के बारे में बताओ जो तुमको पता हो। देखो इस तीनों में नो डाउट सबसे महान चोल ही है। तीनों में सबसे महान कौन है? सबसे चोल ही है। सबसे पैसे वाले पांड्य होंगे, सबसे पुराने चेर होंगे, सबसे ज़्यादा दिन चलने वाला कौन सा शासन होगा? चोल का साम्राज्य होगा, जो सबसे ज़्यादा दिन चलेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि इतना पुराना कोई भी एक शासन पूरे हिंदुस्तान में नहीं चला है इतने दिनों तक, लेकर के मुगल से, चाहे दिल्ली सल्तनत में देख लो, चाहे उससे पहले गुप्त, उससे पहले मौर्य, राष्ट्रकूट, राजपूत, चाहे जो देख लो, इतना पुराना इतने ज़्यादा दिनों तक कोई नहीं चला जितना चोल चले। मतलब एकदम से जम गए, आ गए तो जम गए, है ना। जो देखो जो साहस रखता है अपने अंदर, हारता नहीं है, वो जम जाता है। और ये भी वैसे ही थे, हारे नहीं। एक बार सोच लिया, ठान लिया कि करना है तो करके दिखा देना। पता कितने सालों तक चले थे ये? बताओ आसाराम, कितने सालों तक रहे होंगे? 100 साल, 200 साल, 300 साल,
500 साल, ज़्यादा नहीं हो गया 500 साल? हाँ 300 साल, 1500 सालों तक शासन था इनका, है ना। तो सबसे ज़्यादा इनका था। अच्छा देखो, साहसी तो थे ये, शुरुआत में उतने साहसी नहीं थे, ये भी तुमको बता दें। मरकट ज़्यादा थे ये, उतने शुरुआत में इतना, दोबारा ये क्या एक बार ख़त्म होने के कारण पहुँच गए थे, दोबारा फिर से अपने आप को सुदृढ़ बना लिया, है ना, और फिर से शासन किया, है ना। शुरुआत में उतने ज़्यादा थे नहीं, लेकिन इनके अंदर साहस था, और जिसमें साहस होता है उसमें दिख जाता है कि हाँ ये साहसी है ना। कि ऐसे एक कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही समझ में आ जाते हैं, तो इनके भी पैर पालने में समझ में आ गए थे कि ये कैसे होंगे। इनका जो राजकीय चिन्ह था उसी से इन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था कि ये कैसे होने वाले हैं। कैसे, क्या रहा होगा इनका राजकीय चिन्ह, बताओ। अपना राजकीय चिन्ह क्या रखा होगा? इतने महान शासक बनेंगे, 1500 सालों तक शासन करेंगे, राजकीय चिन्ह क्या होगा? शेर, हाँ, तलवार, और बताओ। देखो शेर क्या होता है, शेर में थोड़ा एटीट्यूड होता है ना, और एटीट्यूड हर जगह काम नहीं आता है ना। तुमको थोड़ा देखने में, पढ़ने में, सुनने में अच्छा तो लगेगा कि एटीट्यूड है, पर वो हर बार तुमको एटीट्यूड तुमको जिताएगा नहीं, ठीक है। इनका चिन्ह था बाघ। क्या था? लोमड़ी। अरे लोमड़ी नहीं होता है, लोमड़ी को क्या करोगे? देखो शेर में थोड़ा एटीट्यूड होता है, और एटीट्यूड तुमको हर बार जिता नहीं सकता, लेकिन बाघ ऐसा जानवर होता है जो जीत के ही मानता है, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना। और शेर वाला क्या करता है? तुम ही चाहिए, तुम ही मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, है ना। इनका तुम नहीं तो कोई और सही, है ना। तो बाघ को क्या और जीतना होता है, तो इनका भी चिन्ह क्या था? बाघ था। अच्छा राजधानी इनकी कहाँ पे रही होगी? तमिलनाडु के ही ऊपर उत्तर में है थोड़ा, है ना। तो ये कहाँ इनकी राजधानी रही होगी? तो लोग राजधानी के बारे में बता सकते हो? इनकी राजधानी क्या रही होगी? इनकी राजधानी थी तंजौर। क्या थी इनकी राजधानी? तंजौर थी, जो सूती वस्त्रों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थी, आज भी है ना। अभी मदुरई ज़्यादा फेमस है सूती वस्त्रों के लिए, है ना, लेकिन उस समय भी ये सूती वस्त्रों के लिए बहुत फेमस थी। सूती वस्त्र के लिए अच्छा खासा ये जाने जाते थे, समझे कि नहीं समझे? बहुत अच्छा सूती वस्त्रों का व्यापार होता था इनके। सूती वस्त्रों को हम लोग जानते किस लिए हैं? सूती वस्त्रों की विशेषता क्या होती है, कोई लोग बता सकते हो? बता दीजिए लोग। तुमको तो साड़ियों का बड़ा अनुभव होता है, अरे ये साड़ी ऐसे पकड़ के बता देंगे, ये अरे ये तो ये सिल्क है ना, ये नायलॉन है, ऐसे पकड़ के। सूती में पकड़ के क्या जानते हो, कैसा लगता है बताओ? सूती की विशेषता क्या होती है बताओ? सूती कपड़ों में क्या होता है? ये देखो, हाँ बहुत क्या होता है, बारीक होते हैं, हल्के होते हैं, है ना। सूती वस्त्र ठंडियों में नहीं पहनते हैं ज़्यादा तो लोग, उसमें क्या पहनते हैं? नायलॉन वाले, है ना, चमड़े वाले। चमड़े का जैकेट पहनते हैं, नहीं पहनते हो? ऊनी ले आते हो, स्वेटर पहनेंगे मोटा सा। अभी देखना ठंडी आते हैं तो कैसा लाद के आते हैं, रजाई बांध के हम तो आएंगे है ना। तो सूती वस्त्रों की विशेषता क्या होती है? सूती वस्त्रों की विशेषता है कि बहुत हल्के होते हैं, है ना। और हल्के होने के साथ साथ इनके वस्त्र सूती जो थे वो इतने ज़्यादा हल्के थे कि कहते हैं कि इनके सूती वस्त्र सांप की केचुल से भी ज़्यादा हल्के थे। और सांप की केचुल किसी ने अगर देखा हो तो अंदाज़ा होगा कितनी हल्की होती है। हाँ छुआ है, बहुत चिकनी भी होती है और बहुत ज़्यादा हल्की होती है। और इनके बारे में ये ऐसी प्रथा है, ऐसी बातें चलती हैं कि इनके जो वस्त्र थे सूती वस्त्र, वो सांप के केचुल से भी ज़्यादा हल्के थे। बात समझे नहीं समझे? हाँ सूती वस्त्रों का व्यापार होता था यहाँ। हाँ गलत बात है? उससे पातर, हाँ उससे पातर क्या होता है? पातर नहीं होता है कुछ, मतलब क्या तुम्हारी लैंग्वेज में मज़ा आ जाता है तुम्हारी। उससे पातर सर उससे पातर हो ही नहीं सकता, मतलब समझो, है ना। क्या अलग ही दुनिया है। चलो क्या है, चलो देखो इस वंश का संस्थापक तुमको बताना है। इस वंश का संस्थापक कौन रहेगा? देखो हर वंश में तुम जब देखोगे ना तो एक होता है संस्थापक, होता है नहीं होता है, फिर एक आता है महान शासक, और फिर एक आता है खच्चर, और फिर इसके बाद वंश खत्म। यही होता है। उस संस्थापक तुमने जितने भी देखे होंगे, संस्थापक कभी भी उतने ज़्यादा महान नहीं रहे होंगे, केवल एक मौर्य वंश को अगर छोड़ दें तो। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा है कि संस्थापक भी है और सबसे महान भी वही है उस वंश का, है ना। हालांकि अशोक का साम्राज्य उससे बड़ा था, लेकिन सारा बना के तो वही दे गया था। सबसे महान मेरे अकॉर्डिंग तो वही है सबसे ज़्यादा, है ना। पर जितने भी और वंश तुम देखोगे उनमें किसी में भी उतना महान शासक नहीं हुआ होगा जो संस्थापक रहा होगा, है ना।
तो इनमें भी किसी भी वर्ष में भी तुमको नहीं मिलेगा, इसमें भी उतना ज़्यादा महान नहीं रहेगा जो इसका संस्थापक रहेगा। इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक रहेगा विजयालय। क्या रहेगा? विजयालय। संस्थापक तो हो गया, इतना खच्चर भी नहीं था, है ना। इसने एक मंदिर बनवाया था, बहुत ही फेमस तमिलनाडु का मंदिर है, बताओ कोई लोग बता सकते हो? हाँ नहीं, मीनाक्षी मंदिर इन्होंने नहीं बनाया था, ये इन्होंने बनाया था, इसने बनवाया निशुम्भ सूदनी मंदिर। इसने सुना है? अरे यार नवरात्रि का आज क्या है, नवमी है, और तुमको देवी जी का नाम नहीं पता है? निशुम्भ सूदनी मंदिर इसने बनवाया था, है ना। ये देवी जी का मंदिर है ना, निशुम्भ सूदनी देवी मंदिर, इसी ने बनवाया है ना। किसने बनवाया? विजयालय ने। इसके बारे में विशेष कुछ नहीं, संस्थापक है तो पढ़ना जरूरी होता है। मंदिर बनवा दिया तो कभी पूछ दिया जाएगा तुमसे कि निशुम्भ सूदनी मंदिर किसने बनवाया या किस वंश के शासक ने बनवाया, दो ऐसे तुम बता सकते हो कि विजयालय ने बनवाया या फिर चोल वंश के शासकों ने बनवाया, है ना। अब बात आती है अगले वाले की। अगला शासक आ गया करिकाल। कौन आ गया? करिकाल। और ये इस वंश का सबसे महान शासक हो जाता है। तुमने राजेंद्र चोल को सुना है? राजेंद्र चोल इसके पद चिन्हों पर चलने वाला आदमी, ये सबसे महान ये है, ठीक है ना। इसने क्या किया? कहते हैं इसके समय में सूती वस्त्रों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता था, व्यापार सबसे ज़्यादा होता था, सबसे बेहतरीन किस्म के सूती वस्त्र इसके समय में बनाए जाते थे, ठीक है ना। अब बेहतरीन सूती वस्त्र बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको? कपास उगाना पड़ेगा, उगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? बिल्कुल कपास उगाओगे, है ना। फिर कारखाने लगाओगे। कपास उगाने के लिए तुमको खेती पर करनी पड़ेगी। और दक्षिण में खेती कैसे होगी? दक्षिण में खेती होगी बताओ? पठारी क्षेत्र है, वहाँ पे तुम समरसेबुल भी नहीं लगा सकते कि सिंचाई इससे करेंगे। कर सकते हो? सारा कुछ या तो मौसम पे निर्भर करोगे और या तो नदियों पे निर्भर करोगे। तो इसके पास वही था। उसने कहा कि मौसम तो तमिलनाडु वाले साइड में हो जाएगा, उतना ज़्यादा बेहतरीन तो रहेगा नहीं। केरल होता चेर वालों का साम्राज्य, तो इधर समझ में आता है, बारिश हो जाएगी, अच्छा खासा कर लेंगे। इधर वाले क्या करेंगे? तो उसने कहा हमारे पास नदी है। नदी कौन सी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी तो इसके उत्तर में है यार, क्या बातें करते हो, हमको भी कंफ्यूज कर रहे हो। कृष्णा नदी तो इसके नहीं, पेरियार केरल में है, हम लोगों को बताते हैं। तो थोड़ा मत लगाओ दिमाग उतना। एक नदी हमने तुमको बताया कावेरी। कौन सी नदी बताया? कृष्णा नदी इसके थोड़ा उत्तर में है। कृष्णा नदी के दक्षिण में ही सारे तीनों साम्राज्य, हमने यही बताया। उसके अंदर की नदी के देखो, इसके अंदर एक नदी बहेगी, इसका नाम क्या रहेगा? कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी नदी। तो इसने सोचा कि कावेरी जो नदी है, इसी से हम सिंचाई की सारी व्यवस्था कर लेते हैं। अब सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नहरों का निर्माण करना पड़ेगा। नहरें जरूर बिछानी पड़ेंगी, क्योंकि एक ही साइड में थोड़ी ना सारी खेती होती है, चारों जगह फैलाना पड़ेगा पूरे में पानी। तो इसने नहरें बनवाने की सोचा। अब नहरें बनवाने के लिए क्या होता है? जेसीबी लगानी पड़ेगी तुमको, है ना, क्योंकि लेबर से उतना काम नहीं हो सकता है। लेबर का खर्चा भी बहुत ज़्यादा आएगा और धीरे धीरे काम करेंगे, तो जेसीबी लगानी पड़ेगी। तो इसने सोचा चलो जेसीबी ले आते हैं, है ना, जेसीबी खरीद लेते हैं। और क्या उसमें कोई बड़ी बात है? राजा है, जेसीबी खरीदने में कोई दिक्कत होगी? 4-5 जेसीबी एक साथ खरीदो, है ना। तो इसके पास जेसीबी थी नहीं। अरे भैया बनती थी, अभी दिखाएंगे। देखो ये एक देश है, ये इसको फैक्ट्री मानो, ठीक है। ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे जेसीबी बनती थी, है ना। ये कौन है? ये श्रीलंका है, ठीक है। अब ये इसने क्या किया? चोल शासक यहाँ से गया श्रीलंका। कहाँ गया? श्रीलंका। क्यों गया? जेसीबी खरीदने के लिए। और श्रीलंका में कर दिया वहाँ पे आक्रमण। क्या कर दिया? करिकाल ने क्या किया? श्रीलंका पे हमला कर दिया, है ना। अब चोल साम्राज्य का सबसे महान शासक की बात हम कर रहे हैं, तो यह हारेगा कभी? चांस ही नहीं है। हरा दिया श्रीलंका को। श्रीलंका को हराया, वहाँ इतना मारा उन लोगों को कि उन लोगों को समझ में नहीं आया मार क्यों रहे हैं। मारता रहा, वो लोग परेशान है। आखिरी में राजा ने पूछा भैया ये बताओ मार कह रहे हो, दिक्कत तुम अपनी बताओ, समस्या क्या है, चाह क्या रहे हो, क्यों मार रहे हो? तुमको शासन भी नहीं करना, जिसको आज उसको मार रहे हो उसको मार रहे हो। अरे शासन करना है तो हम भागे जा रहे हैं, तुम करो शासन, हम जा रहे हैं। शासन कह रहा है हमको शासन नहीं करना, तुमको वहाँ से हम यहाँ कैसे शासन करेंगे? बीच में समुंदर है ना, और राम जी वाला पुल भी टूट गया, उसमें आ भी जा नहीं सकते, बड़ी दिक्कत है, तुमको शासन नहीं करना है तुम पे। तो कह रहा भैया ये बताइए तो हम लोग मार कह रहे हो, दिक्कत क्या है तुम्हारी? तो कहे हमको जेसीबी चाहिए। तो यार तुम कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं पहुँच रहे हो, जेसीबी उसके बहुत बाद में बनेगी, है ना। तो कहा कि यार फिर कैसे काम चलेगा? कहा कि हमारे तुम आदमी ले जाओ, है ना, जेसीबी वाला काम कर देंगे। तो कहा फिर भेजो। कहा कितने चाहिए? 100 भेजें, 200 भेजें, 500 भेजें? कहा कि इतने में काम नहीं चलेगा, हमको कितने चाहिए? 12,000 चाहिए। कितने चाहिए? 12,000। 12,000 क्या लेके आया? जिनको तुम हाँ जेसीबी है वो, है ना,
जिनको तुम ऐसे किसी व्यक्ति को अपने अधिग्रहण में मार पीट करके अपने अधिग्रहण में ले लेते हो, वो फिर गुलाम कहलाते हैं। तो ये क्या लेकर के आया? गुलाम लेकर के आया। कहाँ से? श्रीलंका से। कितने? 12,000। क्यों लेकर के आया? क्योंकि इसको नहर बनवानी थी, और नहर बनवाने के लिए तुम नदी में ऐसे ही काट के पानी नहीं बहा सकते, क्योंकि इधर की धारा है वो उधर ज़्यादा बहेगी, और काट दिया तो थोड़ी दूर तक जाएगा, फिर आगे ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। तो उसने सोचा कि यहाँ पे बांध बनवाते हैं, कावेरी नदी पे क्या बनवाते हैं? बांध बनवाते हैं। इसने भारत में सबसे पहला बांध बनवाया, सबसे पहला बांध। कितनी जेसीबी लगाई? 12,000 जेसीबी, गुलाम मतलब, है ना। इसने सबसे पहला बांध बनाया। कितना किलोमीटर का रहा होगा? 160 किलोमीटर लंबा बांध। बात समझ रहे हो? छोटा मोटा बांध रहा होगा, मतलब पूरे इधर जितना इसका चोल साम्राज्य था, इसमें ऐसी कोई जगह ही नहीं रह गई थी जहां वो अपना बांध से पानी पहुंचा ना सके। बात समझे नहीं समझे? इस बांध को इसने पूरे, इस बांध से इसने बहुत सारी नहरें निकलवाई। क्या निकलवाई? इससे इसने नहरें निकलवाई, है ना, और पूरे अपने साम्राज्य में फैला दिया कि जाओ पानी ले जाओ जहां ले जाना है, अच्छे से खेती करो, अपन को क्या चाहिए? पैसा, है ना, करो खेती। अब इसने व्यापार चालू कर दिया। सूती वस्त्र बहुत बेहतरीन उगाता था। इतनी बेहतरीन यहाँ की कृषि व्यवस्था थी, क्योंकि दक्षिण में कृषि व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं हो सकती थी। इसके समय में कृषि व्यवस्था दक्षिण में इतनी बेहतरीन थी कि इसके बारे में एक ऐसी बातें कही जाती हैं कि चोल साम्राज्य में जमीन इतनी ज़्यादा उपजाऊ थी कि जितने में एक हाथी बैठता है ना, उतने में इतनी ज़्यादा उपज हो सकती है कि साल भर 7 आदमियों का भोजन उगाया जा सकता है। नहीं समझे? एक हाथी कितने में बैठेगा? 10 बाई 10 के कमरे में, इतने में आ जाएगा, है ना। तो 10 बाई 10 के जगह में जितना तुम अनाज उगा सकते हो ना, उतने में साल भर तक 7 आदमी आराम से खा सकते हैं। सोचो कितनी ज़्यादा उपजाऊ जमीन रही होगी, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं थी। तो सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में कृषि के लिए उपजाऊ जमीन किसके समय में थी? चोल साम्राज्य के समय में थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही व्यवस्थित नहरों की व्यवस्था थी, सिंचाई के लिए अच्छे संसाधन थे, है ना। लेकिन फिर वही बात आती है, धीरे धीरे करके तुम कितने भी महान हो, एक बार खच्चर तो आएंगे ही आएंगे। एक आ गया संस्थापक, एक आ गया सबसे महान शासक, फिर एक धीरे धीरे करके कोई ना कोई खच्चर आएगा, है ना। और कोई ना कोई खच्चर आ गया, और जो खच्चर आएगा तो क्या होगा? दूसरे शासन करेंगे, है ना। अब यहाँ पे ये चोल है ना, इसी चोल की जगह नदियाँ मिटा देते हैं, देखो नदियों से हो जाओगे कंफ्यूज, है ना। तो इसी चोल के जगह पे दूसरों ने शासन कर लिया। अब दूसरे कौन आ गए? पल्लव शासक। उनके बारे में अभी बताएंगे नहीं। अभी यहाँ पे ये इनका क्या था? ये चोलों का साम्राज्य था। यहाँ पे कौन आ गया? अभी पल्लव आ जाएंगे। तो इधर पल्लव लोग क्या करेंगे? अभी इसी वाले साम्राज्य में कौन हो जाएगा? ये पल्लव हो जाएंगे। कौन आ जाएगा? यहाँ से चोल साम्राज्य खत्म हो जाएगा। लेकिन इन पल्लवों ने इतनी ज़्यादा खच्चराई की कि इन चोलों को समाप्त नहीं किया। क्या किया? इनको राजा के पद से हटा करके अपना खुद का सामंत बना लिया। ये इनकी सबसे बड़ी भूल हो गई कि इनको खत्म नहीं किया, इनको बचा करके रखा। इनको लगा कि हम बड़े प्रतापी शासक हैं, लाओ इनको अपने पैर के नीचे रखेंगे, है ना। अब अपमान होगा करिकाल का, है ना, रखा अपने पैरों के नीचे। अब ये इंतजार कर रहे थे कि कब हमको मिलेगा, क्योंकि इनके में भी, पल्लव में भी एक संस्थापक होगा, एक महान शासक होगा, और एक खच्चर तो कभी ना कभी आएगा ही आएगा। हमको बस खच्चर का वेट करना है। और फिर खच्चर आए, और फिर पल्लवों ने फिर मार दिया। आदित्य प्रथम आ जाएगा, चोल, आदित्य प्रथम चोल, है ना, वो आ गया। अब उसने फिर से उसको खत्म करके अपनी फिर से नींव रख ली। तो चोल फिर से स्टार्ट हो गया, है ना। तो इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अभी बीच में पल्लव पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पल्लव पढ़ने से पहले हम थोड़ा इधर देख लेते हैं, क्योंकि इधर के समय में तुमको पता होगा एक शासन पहले चल रहा था जिसका नाम था सातवाहन। ये सामंती व्यवस्था तो उन्हीं की शुरू की हुई थी। सबसे पहले सामंती व्यवस्था वही लेके आए थे। हमने कहा था उनको आंध्र सातवाहन कहते हैं, मतलब आंध्र प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में वो रहते थे, है ना। उन्हीं की जगह पे अब दूसरे आ गए। कौन? वाकाटक। कौन आ गए? वाकाटक। उसी जगह पे वाकाटक वंश चलने लगा जहां पे पहले सातवाहन रहते थे, है ना। तो अभी हमको सातवाहन पढ़ना पड़ेगा। फिर सातवाहनों की लड़ाई किससे होगी? चालुक्यों से, है ना। और फिर हमको चालुक्य पढ़ना पड़ेगा। फिर चालुक्य और इधर पल्लव आपस में टकरा जाएंगे, तब पल्लव आएगा, और तब पल्लवों को हम फिर से खत्म करेंगे और फिर से चोल चालू कर देंगे। इतना हमको करना पड़ेगा। इसके लिए तुमको पहले क्या करना पड़ा है? इतना पहले छापना पड़ेगा, है ना। तो जल्दी जल्दी इसको छापो। चोल पहले वाला फर्स्ट स्टेज इसका यहीं पे खत्म हो जाता है। अब इससे सेकंड स्टेज चालू करेंगे इसका, ठीक है। छापो इसको।